तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कंसेप्ट विद अर्जुन में। हमने पिछली वीडियो में प्रकाश के परावर्तन को डिस्कस किया था। आज उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और आगे देखते हैं कि आज हमारे चैप्टर में जो आज हम पढ़ेंगे वो कौन सा टॉपिक होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है आपका गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए। हम लोग वन शॉट रिवीजन के लिए बिल्कुल तैयार हैं और आपका 22 फरवरी से पहले फिजिक्स पूरा का पूरा इस चैनल पर वन शॉट रिवीजन करवा दिया जाएगा और आपका जो भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न होंगे उसको भी बता दिया जाएगा और एक गेस पेपर भी करवाया जाएगा ताकि आपको पता चले कि किस किस टॉपिक से प्रश्न आने की संभावना सबसे ज़्यादा बनती है। तो चलिए बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही आपका ये जो फिजिक्स है इसका वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले जान लेते हैं कि गोलीय पृष्ठ क्या होते हैं। देखिए, गोलीय पृष्ठ, ठीक है, यानी एक ऐसी सतह जो कि आपका गोलीय हो। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने थोड़ा सा बताया था गोलीय दर्पण के बारे में। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। तो चलिए, गोलीय पृष्ठ में हम लोग क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ोगे गोलीय दर्पण। ठीक है, गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के परावर्तन में हम लोग सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के प्रकार। यानी गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो हम लोग अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे उत्तल दर्पण के बारे में। पहले हम लोग टॉपिक बता देते हैं कि इस वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, तब जाके आपका पूरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अवतल दर्पण हो गया, उसके बाद क्या पढ़ेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण। अब जब आप दर्पण पढ़ोगे तो दर्पण में कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होता है वो भी हम लोग पढ़ेंगे, वक्रता केंद्र भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद क्या पढ़ेंगे, उसके बाद आप पढ़ोगे वक्रता त्रिज्या क्या होती है, यानी हम लोग वक्रता त्रिज्या के बारे में भी पढ़ेंगे। उसके बाद आप जानोगे कि आपका मुख्य फोकस क्या होता है, तो मुख्य फोकस के बारे में भी पढ़ेंगे, मुख्य फोकस। ठीक है, उसके बाद आप पढ़ोगे फोकस दूरी के बारे में, तो फोकस दूरी भी लिख लेते हैं, फोकस दूरी पढ़ोगे। ठीक है, अब ये सारे टॉपिक इस वीडियो में आज कवर होने वाले हैं। तो अब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो आपका गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन है उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका गोलीय दर्पण। तो देखिए, गोलीय दर्पण क्या होता है, कांच का एक खोखला गोला होता है जिसको 2 बराबर भागों में काट देने पर, जैसे देखिए ये कांच का एक क्या होता है, खोखला गोला इस तरीके से होता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, बीच से ऐसे काट देते हैं। जब इसको काटेंगे तो ये क्या करेगा, ये तो 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। जब ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया तो हम लोग करते क्या हैं कि एक बार तो इसके आपका उभरे हुए पृष्ठ पर कलई कर देते हैं और एक बार क्या करते हैं, इसके दबे हुए पृष्ठ पर कलई करते हैं। देखिए, हमने क्या किया, दोनों सतहों पर इसके बारी बारी कलई कर दिया। तो कलई का मतलब होता है आपका यहाँ पे पेंट कर दिया। तो जब आप एक पृष्ठ पर कलई कर देते हो तो इसका दूसरा पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो जब ये परावर्तक पृष्ठ बन गया तो हम देख रहे हैं कि एक बार तो आपका दबे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा और एक बार आपका उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन होगा। तो जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए तल से होता है तो उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, जब प्रकाश का परावर्तन कहाँ से हो, दबे तल से। जब दबे तल से प्रकाश का परावर्तन हो तो उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। और जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। यानी देखिए, आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। कैसे, यहाँ लिखा है ऊ का मतलब उभरा हुआ याद कर सकते हैं। यानी जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए तल से होता है तो उसको हम लोग बोल देते हैं आपका उत्तल दर्पण। और अव मतलब होता है आपका
ऐसे याद कर सकते हैं। अव मतलब दबा हुआ, यानी जब दबे हुए पृष्ठ से प्रकाश का परावर्तन होता है तो उसे हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। तो यहाँ तक समझ में आया। गोली दर्पण क्या होता है? कांच का एक खोखला गोला होता है, इसको 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है। अगर इसके उभरे हुए तल पर कलई कर दिया जाता है, दबे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है तो अवतल हो जाएगा। और यदि आपका उत्तल दर्पण पूछें तो उत्तल दर्पण में क्या होता है? आपका उभरे हुए तल पर प्रकाश का परावर्तन होता है और दबे हुए तल पर कलई होता है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक तो आपका समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं उत्तल और अवतल दर्पण में, इसके टर्म्स पर। टर्म्स में एक टर्म्स और भी लिखना हम भूल गए, सबसे पहले ध्रुव आता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या कर देते हैं, एक आपका दर्पण बना लेते हैं, उसके बाद इसको आपका डिस्कशन करेंगे कि आपका ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होता है, अवक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होता है। जब तक हम इसे इरेज करते हैं तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, ताकि 22 फरवरी से पहले वो भी इस वीडियो को देख लें और अपनी प्रिपरेशन को और आगे बढ़ा दें। ठीक है, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं और देखते हैं कि हम लोग आपका ध्रुव, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य फोकस, फोकस दूरी क्या होता है समझ लेते हैं। तो देखिए, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज। अब देखिए, इसको हमने कर दिया इरेज। तब तक आप क्या करिए, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और वीडियो पसंद आ रही हो तो इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हम आपके लिए पूरा का पूरा फिजिक्स 1 शॉट रिवीजन एकदम आसान भाषा में लेकर आएँ। तो देखिए, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, इरेज कर दिए। अब पढ़ते हैं आपका ध्रुव। देखिए, ध्रुव क्या होता है, किसी दर्पण का ध्रुव क्या होता है, अगर कोई आपसे पूछेगा तो बहुत ही आसानी से आप उसे जवाब दे पाएंगे। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्रुव पढ़ लेते हैं। ये हमने बनाया अवतल दर्पण। अच्छा देखिए, जब आप दर्पण पढ़ते हो तो अवतल दर्पण को महत्व देते हो, लेकिन जब आप लेंस पढ़ोगे तो वहाँ पे उत्तल लेंस को महत्व दोगे। तो हमने अवतल दर्पण को इसलिए बनाया है क्योंकि इसका महत्व इसमें सबसे ज़्यादा है। तो इसी को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, ये हो गया आपका क्या, अवतल दर्पण। ये आपका है अवतल दर्पण। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी टाइम है हम लोगों के पास कि हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने सिलेबस को आराम से कवर कर सकते हैं रिवीजन के माध्यम से, 1 शॉट रिवीजन के भी माध्यम से। देखिए, यहाँ पे है अवतल दर्पण। हम लोग क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले ध्रुव। तो देखिए, ध्रुव क्या होता है, किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो आपका ध्रुव होता है। फिर से सुनिए, किसी भी गोलीय दर्पण का, ठीक है, जो आपका मध्य बिंदु होता है वो आपका क्या होता है, दर्पण का ध्रुव होता है। तो हमने क्या पढ़ा, जो किसी भी गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु, मान लेते हैं यहाँ पे इसका मध्य बिंदु है और इसका नाम दे दिए क्या, दर्पण का ध्रुव। अब जब दर्पण का ध्रुव नाम दे दिए तो इसको किसी न किसी चीज़ से प्रदर्शित करेंगे, तो इसको हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। तो दर्पण के ध्रुव को किससे प्रदर्शित कर दिए, P से प्रदर्शित कर दिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं P, जो कि आपका क्या है, ध्रुव है। ठीक है, पोलर बोलते हैं इसको, तो पोल बोलते हैं, पोलर नहीं, पोलर तो दूसरा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा पोल, अंग्रेजी में इसे पोल बोलेंगे और हिंदी में ध्रुव बोलते हैं। तो ये आपका ध्रुव हो गया। अब ध्रुव होने के बाद क्या होता है, आपका आता है वक्रता केंद्र। तो ध्रुव समझ में आया आपको। ध्रुव क्या था, किसी भी दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वही आपका क्या होता है, ध्रुव होता है। ऐसे भी आप बोल सकते हो, ये तो नॉर्मली हम बोल दिए। अगर आपको ऐसे बोलना हो टीचर के सामने, अगर टीचर आपसे कहे नहीं नहीं ये परिभाषा गलत है, तो आप उसे ऐसे भी बोल सकते हो, किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु जो होता है वो दर्पण का ध्रुव होता है। ऐसे बोलोगे तो वो आपकी बातों को काटेगा नहीं। ठीक है, ऐसे आपको हो सकता है कि कह दे नहीं ये तो परिभाषा ही नहीं होता है, तुम पता नहीं कहाँ से पढ़ के आए हो। तो ऐसे क्या होता है कि आपका ध्रुव समाप्त हो जाता है। तो किसी भी गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, आपका दर्पण का ध्रुव। अब पढ़ते हैं हम लोग वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र क्या होता है, इसको देख लेते हैं। देखिए, ये जो गोलीय दर्पण है आपका, ये अधूरा है, मतलब ये किसी न किसी पूरा गोला को काट कर एक भाग बनाया गया है। तो अगर हम इसको इस तरीके से पूरा करें तो देखिए ये ऐसे पूरा हो जाएगा। जब ये पूरा हो गया
तो इसका कुछ न कुछ केंद्र रहा होगा, मतलब ये वाला पार्ट तो काट कर हटा दिया गया, लेकिन ये जब गोला रहा होगा तो इसका कुछ न कुछ केंद्र रहा होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या रह गया, केंद्र। देखिए चित्र से समझेंगे, आराम से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे केंद्र हो गया। तो हम लोग परिभाषा कैसे बनाते हैं, देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उसके केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र। फिर से सुनिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले से बना होता है उसके केंद्र को हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, और इसे हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं। सी मीन्स आपका सेंटर, ठीक है। तो आपका ये जो वक्रता केंद्र है ये आपका क्लियर हो चुका है। तो वक्रता केंद्र यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी में, वक्रता केंद्र। अब ध्यान समझिए, एक चीज़ और आता है, वक्रता केंद्र के बाद आता है आपका मुख्य अक्ष। तो आपका मुख्य अक्ष भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, देखिए उसको ध्रुव पढ़ लिए, वक्रता केंद्र पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, किसी भी गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा। देखिए वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो सीधी रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं दर्पण का मुख्य अक्ष। तो ये जो आपका सीधी लाइन आप देखते हो आपके किताब में बना हुआ, ये होता है आपका मुख्य अक्ष। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो मुख्य अक्ष हो गया। अब जब मुख्य अक्ष हो गया तो देख लेते हैं हम लोग, देखिए ध्रुव कंप्लीट, वक्रता केंद्र कंप्लीट, आपका मुख्य अक्ष कंप्लीट। अब हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं वक्रता त्रिज्या। तो देखिए वक्रता त्रिज्या देख लेते हैं क्या होता है। वक्रता त्रिज्या क्या है कि आपका दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है वो आपका होता है वक्रता त्रिज्या। कोई भी दूरी जो होती है आपका दर्पण के ध्रुव से ही मापी जाती है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होती है आपका, वो होता है वक्रता त्रिज्या। इसे हम लोग कैपिटल आर अथवा स्मॉल आर, आपका जो मन हो उससे आप दर्शा सकते हो। तो ये जो होगा ये कैपिटल आर से भी दर्शा सकते हो और स्मॉल आर से भी दर्शा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसे हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं मुख्य फोकस की तरफ। देखिए मुख्य फोकस क्या होता है। अच्छा एक बात आप नोटिस करिए कि हम चित्र में ही सारी परिभाषाएं बता दे रहे हैं। चित्र अगर ये आप ध्यान से देखेंगे तो सारी परिभाषा आपको एकदम समझ में आ जाएगी। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस से पहले इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा, तो हम लोग इरेज कर देते हैं। तब तक आपको पता है क्या करना है, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करना है और नए हैं तो सब्सक्राइब करना है। वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक भी करना है, ठीक है। तो चलिए इसे इरेज करते हैं। देखिए ये जो सवाल है आपका, जैसे इसमें बोर्ड पेपर में अच्छा पूछेगा कैसे, देखिए बोर्ड पेपर में ऐसे पूछेगा कि मुख्य फोकस की परिभाषा देते हुए फोकस दूरी बताइए, ठीक है। ऐसे अगर प्रश्न पूछ दिया तो क्या करेंगे, तो मुख्य फोकस पहले जान लेंगे, उसके बाद जान लेंगे फोकस दूरी क्या होती है, और आपका 1 या 2 नंबर में यदि ऐसा प्रश्न आ जाता है तो आप तुरंत सॉल्व कर लेते हो। देखिए कैसे, यहाँ पे हम लोग बनाते हैं आपका अवतल दर्पण। अच्छा कुछ लोग कहेंगे कि सर उत्तल दर्पण क्यों नहीं बनाएं। देखिए उत्तल दर्पण भी बना देंगे, लेकिन सबसे महत्व ज़्यादा इसी का होता है और उसका बोर्ड पेपर में पूछने का संभावना एकदम, मतलब ये समझ लीजिए कि 0.001% होता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि मुख्य फोकस क्या है तो ये चित्र बना के आप बता दोगे तो एग्जामिनर काटेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि पेपर में इसी की महत्ता है और इसी से वो पढ़ा है और इसी को बना दिया है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ें पढ़ेंगे जो बोर्ड पेपर में आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग क्या करेंगे, इतना ज़्यादा मटेरियल पढ़ के इकट्ठा कर लें और बोर्ड पेपर में फंस रहा है थोड़ा सा उसमें से, तो ऐसा नहीं है। ऐसा पढ़ेंगे कि जितना पढ़ रहे हैं उसमें से आपका 80% तो फंसे ही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस चित्र को बना दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हो गया था आपका, यहाँ पर हो गया था ध्रुव, ठीक है, और इसी से होकर ऐसे रेखा खींची गई थी। यहाँ पे था वक्रता केंद्र, ठीक है। अब क्या होता है मुख्य फोकस में कि जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं, ध्यान समझिए, जब मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलती हैं
तो वो दर्पण से टकराती हैं। तो दर्पण से हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे प्रकाश किरण बना के बता देते हैं कि ये टकरा रही है। ठीक है, एरो का निशान दे देंगे ऐसे। अब क्या करता है, ये जो अवतल दर्पण है इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता ये है कि ये प्रकाश को सिकोड़ता है। ठीक है, यानी ये प्रकृति में अभिसारी होता है। इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, इसको अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। तो जो आपका अवतल दर्पण है इसकी प्रकृति ऐसी होती है कि ये प्रकाश को क्या करता है, सिकोड़ता है। तो ये क्या करेगा, प्रकाश को सिकोड़ेगा। सिकोड़ने से मतलब एक बिंदु पर ऐसे एकत्रित कर देगा। जब ये एक बिंदु पर एकत्रित कर दे रहा है तो जहाँ एकत्रित करेगा उसी को बोलते हैं मुख्य फोकस। देखिए बहुत ही आसानी से हम लोग क्या किए, इस परिभाषा को देख लिए। जहाँ पर ये एकत्रित करेगा उसी को हम लोग क्या बोल देंगे, मुख्य फोकस बोल देंगे। तो हम लोग परिभाषा देख लेते हैं मुख्य फोकस का। मुख्य फोकस क्या था कि देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, हमने कहा जिस बिंदु पर मिलती हैं, तो यहाँ तो मिल रही हैं, और फिर हमने कहा कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो प्रतीत कहाँ होंगी, वो होता है आपका उत्तल दर्पण में। तो उत्तल दर्पण को थोड़ा सा बना के हम लोग क्या करते हैं, समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम छोटा सा चित्र बना देते हैं। ये किसका है, आपका उत्तल दर्पण का। ये है आपका ध्रुव, इधर इसके होता है वक्रता। यहाँ पे मान लेते हैं, थोड़ा दूर बना देते हैं। यहाँ पर हो गया आपका क्या, वक्रता केंद्र। तो अब इसकी प्रकृति क्या होती है, इसकी प्रकृति होती है अपसारी। अपसारी मतलब ये प्रकाश को फैला देता है। तो जब प्रकाश की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, प्रकाश को ऐसे फैला देता है। कहता है कि हम तो प्रकाश को सिकोड़ेंगे नहीं, हमारी प्रकृति है प्रकाश को फैलाना, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रकाश को फैला देंगे। अब क्या होता है, जब ये प्रकाश को फैला दिया, तो जब प्रकाश फैल गया तो ये कहीं पर मिल ही नहीं रहा है। तो जब मिल नहीं रहा है तो क्या करते हैं, डॉट डॉट पीछे करके ऐसे मिलाते हैं। ऐसे डॉटेड डॉटेड क्या करते हैं, मिला देते हैं। जब ये पीछे मिलाते हैं तो देखते हैं कि ये किसी न किसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होने से मतलब यहाँ पे वास्तव में नहीं मिलती, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि वहीं से प्रकाश किरणें निकल रही हैं और फैल रही हैं। तो इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। ये आपका उत्तल में था और ये आपका अवतल में था। इसमें वास्तव में मिलती हैं और इसमें काल्पनिक रूप से मिलती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब देखेंगे हम लोग फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी बहुत सिंपल है। फोकस दूरी बहुत सिंपल कैसे है, देखिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। यहाँ पर फोकस दूरी क्या होता है उसको देख लेते हैं। देखिए फोकस दूरी में क्या होता है कि दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। कैसे, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। तो ये हो गया आपका फोकस दूरी। इसे हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इसमें क्या होगा, यहाँ पर ये स्मॉल एफ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए इसकी जो फोकस दूरी होती है इधर काल्पनिक होती है और इसकी फोकस दूरी जो होती है वो वास्तविक होती है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, हमने कवर किया कि गोलीय दर्पण क्या है, फिर हमने देखा गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फिर हमने देखा अवतल दर्पण, फिर देखा उत्तल दर्पण। उसके बाद उसमें जो टर्म्स आते हैं, जैसे ध्रुव किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, मुख्य फोकस, फोकस दूरी, मुख्य अक्ष, ये सारी चीज़ें हमने इस वीडियो में कवर किया। तो उम्मीद करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।